नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आदमखोर पैंथर अभी जिंदा है। जी हाँ, बीते दिनों एक शूट आउट हुआ, एक पैंथर को गोलियों से मार गिराया गया। थोड़ी राहत की सांस स्थानीय लोगों ने ली, ये सोचकर कि ये वही पैंथर हो सकता है जिसने 8 लोगों को अपना शिकार बनाया था। दावा भी यही किया गया। हो भी सकता है कि उस आदमखोर पैंथर को मार गिराया हो, लेकिन पैंथरों का मूवमेंट स्थानीय इलाकों में कम नहीं हो रहा है। 200 घरों की आबादी है बड़ी गांव के लियो का गुड़ा में। वहां बीती रात पैंथर का मूवमेंट देखा गया। एक घर के बाहर लगे कैमरे में पैंथर का मूवमेंट कैद हुआ है। इसी गांव में पहले ही सड़क किनारे पैंथर पहले भी दिख चुका है। अब एक घर के बाहर पैंथर का मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ है। बड़ी गांव के लियो का गुड़ा में इससे फिर एक बार दहशत फैल गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या आदमखोर पैंथर जिंदा है, या फिर क्या आदमखोर पैंथरों की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। बार बार पैंथर रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं? पैंथर के हमले से लोगों और मवेशियों को कैसे बचाया जाएगा? इलाके के कितने पैंथर निशाने पर लिए जाएंगे? क्या पैंथर अपना इलाका बढ़ा रहा है, या लोगों ने अपनी बस्तियां और गांव पैंथर के इलाके में बढ़ा लिए हैं? इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है, और ये समाधान निकलेगा कैसे, इंप्लीमेंट कैसे होगा? अपनी बात में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र खांडाल होंगे, कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं टाइगर वॉच के। साथ ही डॉक्टर संदीप सिंह जुड़ेंगे, पशु चिकित्सक हैं। और अनिल सूद पर्यावरण विशेषज्ञ नाते से जुड़ेंगे। इन सबसे आपका मैं तारुफ करवाऊंगा। कुछ देर बाद ये जुड़ेंगे। कुछ ग्राफिक्स आपको हम लोग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये तस्वीरें आप देखिए। ठीक है, पहले ग्राफिक्स देख लेते हैं। आप देखिए आबादी में क्यों आ रहे हैं जानवर, क्या है वजह? घास कम होने से शाकाहारी जानवरों की कमी हो गई है इलाके में, लिहाजा पैंथरों का जो भोजन है उसमें कमी एक बड़ी कारण हो सकती है। शिकार की खोज में लिहाजा पैंथर अपने क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। बफर जोन में इंसानों की एक्टिविटी बढ़ गई है। बफर जोन बस्तियों के नज़दीक आ रहे हैं और इससे हो सकता है पैंथर का मूवमेंट ज़्यादा नज़र आता हो। दरअसल बस्तियों में शिकार करना आसान भी हो जाता है। इंसान सबसे आसान शिकार पैंथर का हो सकता है। इंसानी एक्टिविटी बढ़ने से पैंथरों में, जंगली जानवरों में एक तनाव है, जिसके कारण वो बाहर आ रहे हैं और एक अलग तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उग्र व्यवहार कर रहे हैं। जंगलों का दायरा भी क्योंकि कम होता जा रहा है, लिहाजा पैंथरों के रहने की जगह और उनके भोजन की जो मात्रा है वो घट रही है। और उसके घट जाने के कारण से पैंथर अब नई तलाश, नई खोज में अपना दायरा छोड़कर, अपनी सीमा को लांघकर इंसानी बस्तियों में दखल दे रहे हैं, जिससे बड़ी समस्या अब ये हो गई है कि इंसान और पैंथर आमने सामने खड़े हो गए हैं। इससे फायदा किसी का नहीं, नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। पैंथरों का भी, जानवरों का भी और इंसानों का तो इसमें बड़ा नुकसान हो ही रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, बीते 1.5 से 2 महीने में 8 लोग पैंथर के हमलों का शिकार हो चुके हैं। मैं अपने मेहमानों की बात कर रहा था, इस पैनलिस्टों की बात कर रहा था। अनिल सूद साहब हैं पर्यावरण विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर संदीप सिंह है पशु चिकित्सक, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही साथ डॉक्टर धर्मेंद्र खांडाल जुड़ रहे हैं, आप कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं टाइगर वॉच के। विपिन सोलंकी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अपने संवाददाताओं को हम लोग चर्चा में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इस चर्चा के बीच में और शुरुआत में ही खबरों के तौर पर अपडेट क्या है पूरे विषय को लेकर के, वो सीधा हम उनसे समझते हैं। विपिन के पास सबसे पहले चलते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। विपिन, उदयपुर के इस क्षेत्र में फिर एक बार पैंथर का मूवमेंट नजर आया। जहां सोचा जा रहा था कि दहशत खत्म हो जाएगी, वहां तो फिर एक बार अब ये दहशत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस वक्त स्थिति है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से आदमखोर पैंथर बताया गया था, जिसका पैंथर का शूट करके उसको मारा गया है, उसी घटना स्थल से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ही ये पैंथर का मूवमेंट हुआ है। बड़ी गांव है, बड़ी गांव का एक लियो का गुड़ा एक कस्बा है जहां पर 200 से अधिक मकान है। उस आप देख सकते हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा जो घर के बाहर लगा हुआ है, वहीं पर इसका मूवमेंट दिखाई दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक पैंथर का नहीं, 2 से 3 पैंथर का अलग अलग एरिया में 4 किलोमीटर की रेडियस में मूवमेंट हो रहा है। इसके साथ ही जो पास में ही सज्जनगढ़ रेंज है, वहां पर भी
काफी पैंथर की तादाद है जो शहर के बिल्कुल सटा हुआ है। तो यहाँ पर बड़ी दहशत का माहौल है, क्योंकि आदमखोर पैंथर जिस तरह से शूट आउट किया था पैंथर का, उसके बाद लोगों के मन में एक शांति थी कि हाँ अब थोड़ी दहशत कम हुई है। लेकिन एक बार फिर से पैंथर का आबादी क्षेत्र के पास मूवमेंट होना, लोगों में फिर से दहशत घोल दी गई है। वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है और वन विभाग की टीम जिस तरह से आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए लगी हुई थी, कैंप लगाए गए थे, उन कैंप को हटाया नहीं गया था वन विभाग की तरफ से। तो वो कैंप अभी भी लगे हुए हैं, कर्मचारी वहां पर तैनात है और विपिन, लगातार जब अपडेट जब ले वन रहे विभाग हैं ने जी। जब लास्ट पैंथर को जिसको मारना पड़ा मजबूरन, क्या उसके बाद ये पुष्टि कर दी थी कि वही आदमखोर पैंथर है जिसने 8 लोगों को अपना शिकार बनाया? जी, प्राथमिक रूप से वन विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्रवाई की थी, प्राथमिक रूप से वन विभाग का कहना है कि अंतिम शिकार जो महिला का किया था मदार गांव में तालाब के किनारे, जो खेत में काम कर रही थी, तो उसी के 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर ही पैंथर वापस से दिखाई दिया गया और वहीं पर यह शूट आउट किया गया। तो इतना नजदीक जो उसका दायरा था घटना स्थल और पैंथर का मूवमेंट, तो ऐसे में वन विभाग ने प्राथमिक रूप से पुष्टि की थी कि हाँ यह वही पैंथर है जो लगातार शिकार कर रहा था। लेकिन उसके बाल के और जो दांत के निशान है, ब्लड सैंपल है, ये सारे कलेक्ट किए गए हैं और जांच के लिए भेजे गए हैं। उसके बाद ही वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि की जा सकेगी ठीक रिपोर्ट है। के बाद कि यह वही पैंथर है जिसने गोगुंदा, सायरा और बड़गांव क्षेत्र में 8 जाने लिए। ठीक है विपिन, बने रहिएगा आप हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। मैं अब रुक कर लेता हूँ डॉक्टर धर्मेंद्र खांडाल साहब। इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं बीते दिनों, जब जब ये खबर आई हमने कई बार इस पर चर्चा की, खबर के तौर पर भी और डिस्कशन के तौर पर भी। लेकिन अब मूल बात अब इस पर आ गई है बेसिकली कि ये जो दखल अंदाजी हो रही है एक दूसरे के जीवन में, यानी शायद इंसान जंगल के जीवन में दखल अंदाजी कर रहा है और फिर जंगल के जो जीव जंतु हैं वो फिर रिटेलिएट कर रहे हैं शायद वापस इधर की तरफ। इसका स्थायी समाधान क्या है सर? देखिए, ये मानव और वन्य जीवों में संघर्ष जो है वो बहुत पुराना है। ये कोई नई बात नहीं है। ये आप जिम कॉर्बेट की कहानियां पढ़ते हैं, केनेथ एंडरसन की कहानियां पढ़ते हैं, या हमारे राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ते हैं, उनमें मैन ईटर की बातें बहुत आम है ना। सो बात आती है कि क्या ये कोई बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है? तो हमें लगता है कि राजस्थान लगभग 1000 के आसपास लेपर्ड होंगे पूरे पूरे राजस्थान में। केवल उदयपुर में 80 से 100 लेपर्ड आराम से होंगे, जहां तक मैं मानता हूं। पर इनमें एक लेपर्ड किसी भी कारण से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से सक्षम है और उसका भय मुक्त हो गया है मानव से, और वो मानव के साथ संघर्ष कर रहा है, मेरा ये मानना है। तो सभी लेपर्ड को दोष देना तो ठीक नहीं है। हालांकि इस एक लेपर्ड को पकड़ने में हमने कम से कम 4 लेपर्ड पहले पकड़ चुके। एक लेपर्ड को गांव वालों ने मार भी दिया, एक को पुलिस या वन विभाग ने मौत के घाट उतार दिया। तो 6 लेपर्ड तो हम मार चुके हैं, है ना। तो लेपर्ड तो चारों तरफ है, परंतु सारे लेपर्ड ये कर रहे हैं ऐसा नहीं है। रणथंभौर के आसपास बहुत लेपर्ड है, जयपुर के आसपास बहुत लेपर्ड है, पूरे जवाई में लेपर्ड है, और हर जगह लेपर्ड है। राजस्थान के कोई 5-7 जिले ही बचे हुए होंगे जो डेजर्ट के, जैसे कि जैसलमेर होगा या फिर बीकानेर और गंगानगर और ये जो चूरू और हनुमानगढ़, ये क्षेत्र के अलावा हर क्षेत्र में राजस्थान में लेपर्ड है। परंतु एक लेपर्ड अगर किसी भी तरह से अटैक करने लगा है तो इसको हम ये कारण नहीं मान सकते कि लेपर्ड हानिकारक है। परंतु फिर भी देखें तो एक बदलाव हमारे जीवन जीने के तरीके में आया है। पहले हमारे घर और एक जगह इकट्ठे होते थे, आज हमारे घर जो है वो स्कैटर्ड हो गए। हमारी जो नाइट लाइफ है वो भी हमारी इंक्रीज हो गई। हम बाइक से बहुत मूवमेंट करते हैं, हम जंगलों में बहुत रास्तों पे जाते हैं, पैदल जाते हैं, आते हैं, क्योंकि हम पहले की तरह हमारा जीवन नहीं रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये हमें अपनाना पड़ेगा, परंतु हमें सावधानी तो रखनी पड़ेगी कुछ, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो आज तक ये तय नहीं हो पाया कि कौन सा लेपर्ड था, ये बहुत ही हम पिछड़े हुए तरह से काम कर रहे हैं। डीएनए के माध्यम से आसानी से हम तय कर सकते हैं कि किस लेपर्ड ने कौन सा किल किया होगा। कैसे? जब लेपर्ड गले के ऊपर अटैक करता है तो गले पे लेपर्ड का सलाइवा लग जाता है, उस सलाइवा से हम डीएनए प्राप्त करके आसानी से तय कर सकते हैं
कि ये लेपर्ड जो मारा गया है वो मुश्किल लेपर्ड था या कौन सा लेपर्ड था। इस तरह की तकनीक को मुझे पता नहीं कि वन विभाग क्यों इनको अब तक शामिल नहीं कर पाया। सर आज हमारे पास खंडा साहब, ये तकनीक कोई मुझे लगता है कोई बहुत एडवांस कोई तकनीक तो ये है नहीं, मतलब नहीं, ये बहुत एडवांस नहीं है। इस तरह की तकनीक को ये तो बस केवल बेसिक अपनी तकनीक है। आदत में शुमार करना है हमें, है ना। हाँ। हमने इनको आदत में शामिल नहीं किया। हम बहुत ही किल किल को सबको आसानी से ले लेते हैं, परंतु डीएनए जैसे कि बेंगलोर की एक संस्था है, बेंगलोर का एक ऑर्गेनाइजेशन है एनसीबीएस, वो अक्सर कहते हैं कि आप जब मैन ईटर का केस होता है, आसानी से एक स्वैब से जो आपकी जो कान साफ करने के लिए बड है उससे वहां से लीजिए, साफ कीजिए और आप अल्कोहल में डुबो के रखिए, हमारे को दीजिए। जब आप दूसरा किल होगा तो हम बता पाएंगे कि ये सेम लेपर्ड है या दूसरा अलग लेपर्ड है। और डीएनए की खुद की लैब बनाई जा सकती है। ये 10 से 20 लाख रुपए में ये लैब बन जाएगी राजस्थान में। ये काम मैं आसानी इस से विषय पे आऊंगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आपकी, आप जो बता रहे हैं, क्योंकि अगर 10-20 लाख रुपए, कहने का मतलब है कम रिसोर्सेज में अगर बेहतर चीजें उपलब्ध कराई जा सकती हैं तो क्यों वन विभाग इसको ध्यान नहीं दे रहा। विपिन, मैं बस बीच में आपसे ही जानना जरा चाह रहा हूं, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट पर जाऊंगा। क्या वन विभाग की टीम ने ये प्रोसेस फॉलो किया था जैसे खांडाल साहब बता रहे हैं? क्या उसका सलाइवा चेक करना, उसका जिसको मारा गया या पहले जो पैंथर पकड़े गए, क्या उनके साथ उसकी मैचिंग करना, क्या ये प्रोसेस फॉलो हुआ? कुछ जानकारी मिली वन विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, जितने भी शव बरामद किए थे शिकार के बाद में चकचक हालत में, उन सभी शव से उनके बाल के ट्रेस भी लिए थे। उसके बाद जो उनके पैर के निशान है, वह पगमार्क है, वह तक विभाग की तरफ से लिए थे। उसके अलावा जो जहां पर घाव किया है पैंथर ने, वहां से उसके जो सलाइवा या फिर कह सकते हैं दांतों के निशान या उसकी साइज वहां और तक फिर जब अभी जब वन बीते विभाग दिन की तरफ से पैंथर मारा कलेक्ट गया, किए क्या गए थे। उसके साथ उन्होंने फिर उसको रीचेक किया, क्या कंफर्म किया कि ये सलाइवा इसी पैंथर का था जिसको शूट किया गया? उसके लिए पोस्टमार्टम, जो अंतिम पैंथर को जिसका शूट आउट किया था, उसका पूरी वैज्ञानिक तौर से पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम में यह भी आया था कि उस पैंथर के पेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ घास ही मिली थी, मांस के किसी भी प्रकार के कोई टुकड़े नहीं थे। तो पैंथर पूरी तरह से भूखा था। उसके अलावा उन्होंने जो पोस्टमार्टम की तकनीक होती है, अंदर का जो मटेरियल ये जांच करने के लिए लेते हैं पेट में से, वह भी उन्होंने लिया। तमाम तरह की उन्होंने जांच के लिए जो चीजें चाहिए रहती है वो सारी उन्होंने ली और जांच रिपोर्ट की लैब के लिए भेजी है। लेकिन उसमें अब तक कुछ खास निकल करके कुछ आया नहीं, या फिर वन विभाग ने अब तक सामने उन बातों को रखा नहीं है। खैर अनिल साहब, ये तमाम अपडेट्स आएंगी, लेकिन पर्यावरण के संदर्भ में ये चीज़ें जो हो रही हैं ये ठीक तो नहीं हो रही हैं। इससे तो नुकसान ना, जिस तरह खांडाल साहब भी कह रहे थे, ये भले ही बहुत पुरानी ये परंपरा रही भाई मानवों और जानवरों के बीच में, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से शांत था। अभी अचानक ये अशांति कैसे फैल रही है? क्यों इतने मामले सामने आ रहे हैं? क्यों जंगली जानवरों का प्रवेश बढ़ता जा रहा है? क्या आपका इस पे विश्लेषण है? सर, उदयपुर में मेजर माइनिंग तो खैर कम हो गई है, माइनर माइनिंग काफी है। तो माइनिंग की वजह से जो ग्रास बेस है वो कम हो गया, घास कम हो गई है। घास कम होने की वजह से दूसरे जानवर कम हो गए, जिसकी वजह से टाइगर का प्रे बेस खत्म हो गया है। और दूसरा जो कारण मेन है हमारा, हम लोगों ने जो है जानवरों के इलाके में एनक्रोचमेंट कर ली है। तो अब जानवर कहाँ जाएगा? और रही बात ह्यूमन और एलिफेंट एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, अब बेरा विलेज भी तो राजस्थान में है जहाँ लेपर्ड और ह्यूमंस को एग्जिस्ट करते हैं। लेपर्ड आके उनके बिस्तर पे भी सो जाते हैं, वहां क्यों नहीं कॉन्फ्लिक्ट किए? तो जहां तक रही बात जितने लेपर्ड मारे हैं, क्या वो आदमखोर थे या नहीं? जैसे अभी आप हमारे साथी ने बताया कि जो लेपर्ड मारा गया उसके पेट में से कुछ नहीं मिला, सिर्फ घास मिली है। सबसे आसान तरीका आइडेंटिफाई करने का लेपर्ड कि आदमखोर था या नहीं, उसके पोस्टमार्टम से निकल आता है। क्योंकि बाल और दांत आदमी के दो ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तो आप जब पोस्टमार्टम करते हो, लेपर्ड के पेट में से बाल या दांत निकले, तो आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि ये लेपर्ड आदमखोर था या नहीं था। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये जो वन विभाग नहीं तो है, सूद साहब, इसमें फिर एक बात ये भी तो हो जाती है कि जितने प्रकरण सामने आए शिकार के, उसमें पैंथर ने आदमियों को, उनकी बॉडी को खाया नहीं है, उनके शरीर को इतना क्योंकि भले भले गले पे उसने वार किया अपने स्वभाव के अनुसार,
मगर चेहरा जो है वो घाव में ज़रूर था, लेकिन अब ऐसी कोई खबर नहीं सामने आई कि उसने मानव का शरीर जो है पूरा खाया हो। तो ऐसी स्थिति में फिर कैसे पता लगाया जाएगा? ऐसी स्थिति में फिर वही, जैसे खंडाल साहब कह रहे हैं कि डीएनए, जैसे पहले भी एक डिस्कशन में मैंने कहा था कि डीएनए बहुत पुरानी टेक्निक है और हमारे यहाँ जो टेक्निक जो है वो अडॉप्ट नहीं की जाती। हमारे लिए आसान तरीका ढूंढा जाता है। जैसे पुलिस की आप देखिए पुलिस की कार्यशैली, जो शरीफ चोर है वो पकड़ा जाएगा, बदमाश चोर कभी पकड़ा नहीं जाता। और यही तो शैली जो है वन विभाग भी अपना रहा है, यही शैली वन विभाग भी अपना रहा है लगता है। वही शैली वन विभाग अपना रहा है। लेकिन वन विभाग ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी एक बड़ा समझने का विषय है। मुझे तो लग रहा है अगली चर्चा, मुझे लगता है मैं इस पे जरूर करूंगा कि वन विभाग का क्यों इतना इरेस्पॉन्सिबल, इतना कैजुअल बिहेव कर रहा है, जबकि सब चीज़ें की जा सकती हैं। डॉक्टर संदीप सिंह साहब, इस बीच जब हम चर्चा कर रहे हैं कि पर्यावरण के साथ तमाम जो ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, फूड साइकिल भी इसमें एक बड़ा विषय आ गया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उस साइकोलॉजी को मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक पैंथर या एक जंगली जानवर, क्योंकि आप पशु चिकित्सक हैं, आप इसमें शायद समझा पाएंगे बेहतर कि भाई क्या उसके कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या उसकी साइकोलॉजी में परिवर्तन हो सकता है, क्या खाना ना मिल पाने से एक इरिटेशन इंसानों में भी पैदा होती है, क्या जानवर जो होता है ख़ासतौर से जो एग्रेसिव जानवर है, अगर खाना नहीं मिल पाएगा तो वो और ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करता है, क्या उसके पूरा जो मानसिक दशा है वो कैसे परिवर्तित होती है? जैसे आपने, हम पिछली बार भी जब लाइव हुए थे तो तब भी आपने क्वेश्चन किया था। तो देखिए जी, जब भी जानवर खाने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि मेरे को इजीली या सौखे तरीके कैसे खाना मिल सके। तो जब भी कोई एक पेट डॉग है, मान लो बंधा हुआ, या कोई इंसान है, तो वो उसके लिए इजी टारगेट तो है ही। हर एक पैंथर या हर एक वाइल्ड एनिमल उसके लिए अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानवरों से डरता है। पर जिस जानवर का डर खुल जाता है उसके लिए, चाहे इंसान है चाहे कोई पेट एनिमल है, वो इजी टारगेट बन जाता है। जैसे पीछे हिस्ट्री में भी जाएं तो जिम कॉर्बेट की भी जो स्टोरीज आती हैं, जो अफ्रीका की भी स्टोरीज आती हैं, तो उनमें भी यही देखा गया है कि जो इंसान थे, जैसे आपने पिछली बार पूछा था कि ये सच है कि जिसके जीभ को खून लग जाए वो बार बार अटैक है, ऐसी कोई साइकोलॉजी नहीं होती। बस इंसान और जानवर जब वाइल्ड लाइफ के लिए इजी टारगेट बन जाते हैं तो वो उनके लिए अटैक करता है। और दो पैरों का जो जानवर है इंसान, वो खतरनाक तो बहुत है, लेकिन जंगली जानवरों के लिए कई बार वो एक आसान शिकार भी बन सकता है, खासतौर पर तब, जैसे संदीप जी बता रहे हैं, कि जब उसका डर खुल जाए। धर्मेंद्र साहब, मैं इसी विषय पर बार बार फोकस करना चाहूँगा कि सवाल एक ही है, क्योंकि सवाल पूछने को बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, चर्चा की जा सकती है, लेकिन मूल सवाल बार बार वही है कि ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ये केवल राजस्थान में तो हो नहीं रही कि केवल राजस्थान में होती, ये अन्य जगहों पर भी हो रही है। और उन तमाम जगहों पर एक कारण कॉमन दिखाई देता है, जैसे माइनिंग का आपने जिक्र किया, इसी तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को उसका एक मौलिक कारण बताया जाता है, जिसकी वजह से जंगली जो पूरा दुनिया है, उनकी जो पूरी एक एरिया है, उसमें बड़ी खलल पड़ रही है। कैसे इसको बैलेंस करेगा आने वाले वक्त में हमारा देश, हमारा प्रदेश, क्योंकि विकास तो होगा और विकास इसी तरीके से ही होगा, क्योंकि पैटर्न सेट हो चुका है विकास का। बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेगी दुनिया? क्या आपका इस पर एनालिसिस है, क्या आपके सजेशंस रहेंगे? देखिए, ये वन्य जीव हमारे बीच में इतने सालों तक रहते आए हैं और हमें इनको रखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जो भी बचे खुचे इकोसिस्टम है उसके मैनेजमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैं टाइगर की खाली बात करूं तो टाइगर रिजर्व से जितनी नदियां निकलती है वो इस देश की वाटर एंड फूड सिक्योरिटी को बहुत जरूरी है। इसी तरह से आपके लेपर्ड रिजर्व्स और जो भी जंगल है उनको हम सुरक्षित रखेंगे तो हमारे क्लाइमेट चेंज और ये जो समस्याएं हैं ये हमारी संतुलित रहेगी। तो इसलिए इनको मारा तो नहीं जा सकता कि हम एलिमिनेट कर दें, परंतु हमें इनके साथ रहना आना चाहिए। जैसे कि हम रात्रि में जाते हैं तो क्या अकेले जाना ठीक है या हम 2 या 3 लोगों के साथ जाएं? हमारे जो घर है हम उनको किस तरह का निर्माण करें, हमारे पशु है उनको हम किस तरह के बाड़े बनाएं। इस तरह की बातें बहुत बार होती है, परंतु हम उतनी जिम्मेदारी से करते नहीं हैं। रही बात हमारी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है लेपर्ड की, वो काफी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
प्रोटेक्शन बढ़ा है। वन विभाग अपनी इस तरह की चीजों में बहुत पाबंद हुआ है और उसने अपने प्रबंधन में लेपर्ड की संख्या को डेफिनेटली बढ़ाया है, परंतु उसके साथ जो जुड़ी हुई अन्य जिम्मेदारियां हैं उस पर अभी काम करना बाकी है। कुछ नई तकनीक, जो कि मैं डीएनए की बात कर रहा हूं, चाहे कैमरा ट्रैपिंग भी आजकल ऐसे आने लग गए कि भाई आपके पास तुरंत फोटो आ जाएगी, वो आपके सिम कार्ड से जोड़ करके फोटो आ जाती है। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि ये जो 10 केस हो चुके, इसमें हमारी कुछ कमजोरियां रही है। मतलब 10 इंसानों को मार दे एक लेपर्ड और आज तक हम ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि लेपर्ड कौन सा था, ये बहुत गलत बात है। इस तरह के अगर आप देखो तो ये एक लेपर्ड होगा जिसने इस तरह का तहलका मचाया है, मेरे हिसाब से एक लेपर्ड है, क्योंकि जिस पैटर्न पे ये जा रहा है, एक लीनियर वे में मारते मारते इस तरह से जो जा रहा है, ऐसे लगता है कि ये एक लेपर्ड है। और हम जब पिंजरे या पीछे जो उपचार करते हैं उसमें कोई बेचारा पुअर एनिमल पकड़ा जाता है, मारा जाता है। तो हमें एक तो नई तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा वन विभाग को, और लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अपने जो घर और इन व्यवस्थाओं को जो बनाना है, वो लेपर्ड और इस तरह के जो जंगली जानवर है जिनके पास आसपास लोग रहते हैं उनको ठीक बनाना पड़ेगा। ये दो बहुत ठीक है। ज्यादा जरूरी बात है। लोगों को सीखना पड़ेगा, वन विभाग को सीखना पड़ेगा। वन विभाग को मुझे लगता है कि अब लोग तो बिल्कुल, उनकी जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वन विभाग पर ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं कुछ एक आध सवाल और ज़रूर बाकी लोगों से लिखूंगा। विपिन, मैं आपसे ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपने लगातार ग्राउंड पर आप बने रहे, वन विभाग को जब इस बात की खबर लगी और लगातार ये घटनाएं सामने हुई, आपने रिपोर्टिंग करी वहाँ पर, आपका क्या एनालिसिस है वन विभाग की टीम को लेकर के? कितने लोग उनकी टीम में थे, कितने इक्विपमेंट्स उनके पास थे? क्या आपको लग रहा था कि वो इक्विपमेंट्स जो उनके पास हैं, चाहे वो कैमरा हो चाहे अन्य चीज़ें हो, क्या वो ठीक लग रही थी आपको? क्या आपको लग रहा था कि हाँ इससे कुछ काम बन जाएगा, या फिर आपको कानों में लोगों की क्या आवाज़ आ रही थी कि भाई वन विभाग को लेकर के लोग क्या कह रहे थे कि इनके पास कुछ है, ये कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? क्या वो कॉन्फिडेंस वन विभाग की टीम दे पा रही थी, आपको लग रहा था? इंस्ट्रूमेंट तो थे, लेकिन जिस प्रकार की राजस्थान सरकार की तरफ से वन विभाग की टीम को कुछ ड्रेस आवंटित की गई थी कि जब पैंथर को पकड़ने के लिए जाए तो वही ड्रेस पहन के जाए, लेकिन वह ड्रेस कहीं भी किसी भी कर्मचारी के पास नहीं दिखी गई। जंगल में भी जब दौरे किए जा रहे थे, उसको घेरने की प्रक्रिया की जा रही थी, उसमें भी सिर्फ उनके हाथ में ट्रैंकुलाइज मशीन और बाकी लठ और कुल्हाड़ी के अलावा किसी प्रकार का कोई सामान नहीं था। जबकि इनके जो वन विभाग की तरफ से आदेश है कि पूरा एक ड्रेस बना हुआ है जो पैंथर को पकड़ने के लिए जाए तब उसको पहना जाए। और दूसरा पहलू ये है कि उदयपुर, जिस जगह पर ये घटना हुई है, वो गोगुंदा क्षेत्र जो सबसे उदयपुर जिले का सबसे घना, केवड़े की नाल के बाद में सबसे घना एरिया माना जाता है, और सबसे ज्यादा ठंड भी इसी कारण से गोगुंदा क्षेत्र में ही होती है। तो जंगल काफी बड़ा था और पैंथर की जो संख्या है वह करीबन 3 रेंज मिलाकर 40 से 45 पैंथर की संख्या है। तो ऐसे में वन विभाग की तरफ से तमाम कोशिशें की गई, अलग अलग प्लानिंग की गई, और वन विभाग की तरफ से ये भी बताया जा रहा था कि लोगों से भी जानकारी ली जा रही थी कि आपका कोई पारंपरिक जो तरीका है ग्रामीण लोगों का, वह भी बताए तो वह भी अपना कर देखे। अभी अपना कर देखा, लेकिन किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिली। तो मतलब लोगों से पूछा जा रहा है पारंपरिक तरीका, ठीक है विपिन। अनिल सूद साहब, अगर लोगों से पारंपरिक तरीका पूछा जा रहा है तो फिर पूछा जाना ठीक है, लेकिन ये भी दिखाता है कि वन विभाग की खुद की जो तैयारी है, उनका जो होमवर्क है, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इस चीज से। तो सर ये अपने आप में जो है वन विभाग की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, तो बहुत हास्यास्पद बात है ये तो क्योंकि अगर इनको कोई सीखना ही है तो बेरा विलेज में जाके क्यों नहीं सीखते, जहां लेपर्ड लोगों के साथ आके रहते हैं, लोगों के घरों में रहते हैं। वहां कभी 300 साल में मैंने नहीं सुना लेपर्ड ने किसी को मारा हो, तो उनसे क्यों नहीं सीखते जाके ये? वहां क्या क्या वजह है? हमने जो किया, जो हम विकास है ना, हम विकास की ओर नहीं जा रहे, हम विनाश की ओर जा रहे हैं। जब तक हमारे जंगल सुरक्षित नहीं रहेंगे, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि राजस्थान में डे और नाइट टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत था ही नहीं, बल्कि राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी पास किया था। तो हम जब अपने जंगल खत्म करते जाएंगे
तो इनको कहाँ जाने को रहेगा? आप संख्या तो बढ़ा ली इनकी, नहीं, इसमें ये पर ये बड़ी बात इसमें से आज इस चर्चा में से निकल के आई है कि वन विभाग की जो टीम है वो काफ़ी उतना जितना उसे उम्मीद की जाती है उसके प्रशिक्षण को लेकर के, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। संदीप सिंह साहब, मैं आपसे और सवाल लेना चाह रहा था लेकिन समय अभी इतना ही है हमारे पास। एक सवाल लेकिन फिर भी बहुत जल्दी से अगर आप बता पाएँ कि अगर जब कोई जंगली जानवर इस तरह अटैक कर दे और आदमी बच गया है, वो घायल हो गया है, तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार के तौर पर अगर आप कुछ सलाह दे पाएँ कि वहाँ पर क्या, क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर हैं यहाँ पे। में तो हम जो फर्स्ट एज प्रोटोकॉल है वही फॉलो कर सकते हैं, पर एक बात मैं बीच में ऐड कर सकता हूं, जैसे आप डीएनए के और जो कैमरा ट्रैपिंग की बात कर रहे हैं, उससे भी इजी टेक्निक एक है कि जितनी भी कैट एनिमल के जानवर होते हैं, इन सब के फुटप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। आप जानवर की पहचान फुटप्रिंट से भी कर सकते हैं। ठीक बात है, मानी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं और बहुत कॉमन तरीके आप लोगों ने बताए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा तरीका हमारे पैनल ने बताया कि जिसको सुन के ऐसा लगे कि ओ ये तो आज पहली बार सुना है तरीका, ये तो पता ही नहीं था। बहुत बेसिक चीज़ें आपने बताई और इसलिए बताइए कि आपका बेसिक चीज़ें मजबूत है, नॉलेज में ये चीज़ें मजबूत है और वन विभाग इसका अभाव दिखाई दे रहा है। तो बेसिक पर आना पड़ेगा, तभी शायद कुछ बेहतर सॉल्यूशन निकल पाएगा। बेसिक से भटक रहे हैं और बहुत आगे की बात हम लोग इस वन विभाग में लगता है सोच रहा है और शायद विकास में भी इस चीज़ को हमको ध्यान देना पड़ेगा कि बेसिक पर रहना आवश्यक है। शुक्रिया फिलहाल आपका, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अपनी बात में हम लोग आज बात कर रहे थे, आप ही की बात की, और बात थी जंगली जानवरों द्वारा हो रहे इंसानी परिवेश में दखल की, जिससे जानें भी जा रही हैं। नज़र हमारी लगातार बनी रहेगी इस पर, कोशिश हमारी यही है कि लोग जागरूक हों। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।